नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़े संगठन के अंदरूनी कामकाज पर नजर डालेंगे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय बौद्ध महासभा जी। हमारे पास ना एक आंतरिक कार्यशाला का ब्यौरा है और इसी के सहारे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इतना बड़ा देश भर में फैला संगठन अपनी हजारों शाखाओं से कैसे जानकारी लेता है, काम पर नजर कैसे रखता है और ये जवाबदेही वगैरह कैसे पक्की करता है। बिल्कुल, ये समझना दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी मशीन चलती कैसे है। और हाँ, बातचीत शुरू करने से पहले जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है और संगठन की अपनी एक परंपरा है, उन मार्गदर्शक हस्तियों को याद करना मतलब नमन करना जरूरी है जिनकी सोच पर यह संस्था बनी है। हाँ बिल्कुल। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भैया साहेब अम्बेडकर जी और महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर जी, और साथ ही जो भी ट्रस्टी चेयरमैन हैं डॉक्टर हरीश रावलिया, रिपोर्टिंग ट्रस्टी चेयरमैन एडवोकेट सुभाष चंजाल और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहेब, उनके प्रति भी सम्मान। बिल्कुल, ये सम्मान दिखाता है कि कितनी गहरी जड़ों पर ये संगठन खड़ा है। तो अब आते हैं उस ऑनलाइन कार्यशाला पर जिसका जिक्र आपने किया। ये हुई थी शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को जी। और इसे लीड कर रहे थे संस्था के एक वरिष्ठ ट्रस्टी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट एस.के. भंडारे। हाँ, और इसमें देश भर से जो राज्य और जिला शाखाओं के मुख्य लोग होते हैं ना। अच्छा, कौन कौन? अध्यक्ष, सरचिटनीस मतलब महासचिव, हाँ। कोषाध्यक्ष और हिसाब जांच अधिकारी, वो सब शामिल थे। काफी लोग थे मतलब। जी। कार्यशाला शुरू हुई थी डॉक्टर राजेश पवार जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके त्रिशरण पंचशील दिलाने से। अच्छा, फिर एडवोकेट भंडारे ने बताया कि कार्यशाला क्यों हो रही है, इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये जो त्रैमासिक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है जिसके बारे में इस वर्कशॉप में बात हुई, हाँ। ये इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? मतलब एक संस्था को अपनी शाखाओं से इतनी सारी जानकारी क्यों चाहिए? देखिए, कार्यशाला में इस पर बहुत अच्छे से समझाया एडवोकेट एस.एस. वानखेड़े ने और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड भी। अच्छा। उन्होंने बताया कि रिपोर्टिंग कई वजहों से अहम है। एक तो है पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी। हाँ, कि हर लेवल पर क्या काम हो रहा है वो साफ पता चले। दूसरा, मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, कि पूरे देश में सभी शाखाएं एक ही फॉर्मेट में एक ही तरीके से जानकारी भेजें। और तीसरा, केंद्रीय स्तर पर गतिविधियों की निगरानी, ताकि पता चले कि संस्था अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ भी रही है या नहीं। सही बात है। और इसी गंभीरता को दिखाने के लिए कार्यशाला में 2024-25 का जो सफल सेंट्रल सीए ऑडिट हुआ था, हाँ, ऑडिट का जिक्र था जी, उसके लिए एडवोकेट भंडारे और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सी.बी. तिलतुम्बड़े को बधाई भी दी गई थी। समझ गया। तो पारदर्शिता, मानकीकरण और निगरानी ये मुख्य कारण है, लेकिन ये रिपोर्ट कभी भी भेज सकते हैं या कोई डेडलाइन भी होती है? नहीं नहीं, यही तो बात है, टाइमिंग बहुत सख्त है। अच्छा। एडवोकेट वानखेड़े ने साफ साफ बताया कि रिपोर्ट जमा करने की पक्की डेडलाइंस है। जैसे अप्रैल मई जून की जो तिमाही है उसकी रिपोर्ट जुलाई के आखिरी बुधवार तक पहुंच जानी चाहिए। आखिरी बुधवार तक? ठीक है। इसी तरह जुलाई से सितंबर वाली रिपोर्ट अक्टूबर के आखिरी बुधवार तक, अक्टूबर से दिसंबर वाली जनवरी के आखिरी बुधवार तक, और जनवरी से मार्च वाली वो अप्रैल के आखिरी बुधवार तक सब केंद्रीय कार्यालय पहुंच जानी चाहिए। बाप रे, मतलब अनुशासन और टाइम पर काम करने पर बहुत ज्यादा जोर है, कोई ढील नहीं। बिल्कुल। अब ये बताइए, रिपोर्ट में होता क्या है आखिर? हमने सुना कि कोई 50 अलग अलग पॉइंट्स हैं जिन पर जानकारी देनी होती है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, 50 बिंदु हैं कुल, और ये सच में काफी डिटेल्ड है। तो कैसे समझेंगे इसे? देखिए, इसे समझने का तरीका है कि इन 50 पॉइंट्स को कुछ मेन कैटेगरीज में बांट लें। एडवोकेट वानखेड़े ने भी कार्यशाला में ऐसे ही समझाया था। पहली कैटेगरी है संगठन के भौगोलिक फैलाव से जुड़ी, मतलब ज्योग्राफिकल स्प्रेड। भौगोलिक फैलाव मतलब संगठन कहाँ कहाँ तक है, ये जानना चाहते हैं? बिल्कुल। रिपोर्ट के जो पहले लगभग 12 बिंदु हैं वो इसी पर है। अच्छा। मकसद ये है कि जमीन पर संगठन की पहुंच कितनी है। जैसे राज्य शाखाओं को बताना होता है कि उनके राज्य में कुल जिले कितने हैं और उनमें से कितनों में जिला शाखा बन चुकी है। फिर इसी तरह तहसील लेवल पर, शहर लेवल पर, गांव, वार्ड, नगर, हर स्तर पर कितनी शाखाएं एक्टिव है, इसका पूरा ब्यौरा देना होता है। तो इससे एक तरह से संगठन को अपना पूरा मैप मिल जाता होगा, कहाँ मजबूत हैं, कहाँ भी पहुंचना बाकी है। सही कहा, एक तरह का नक्शा ही बन जाता है। हाँ ठीक है, ये तो हुई भौगोलिक जानकारी।
इसके बाद क्या आता है रिपोर्ट में? इसके बाद रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप समझ लीजिए पॉइंट 13 से लेके 42 तक, वो लोगों और गतिविधियों पर है। लोग और गतिविधियां? हाँ, मतलब संगठन के सदस्य कौन है, कार्यकर्ता कौन है और जमीन पर वो लोग असल में कर क्या रहे हैं। अच्छा, तो इसमें क्या क्या पूछते हैं, किस तरह की जानकारी? इसमें कई तरह के आंकड़े और डिटेल्स मांगे जाते हैं, जैसे शाखा के इलाके में कुल बौद्ध सदस्य कितने हैं, उनमें से एक्टिव कितने हैं, लाइफ टाइम मेंबर कितने हैं। फिर संगठन के जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, जैसे केंद्रीय शिक्षक हैं, पुरुष कितने, महिला कितनी, बौद्धाचार्य हैं, मतलब जो प्रशिक्षित धार्मिक गाइड होते हैं। हाँ हाँ, बौद्धाचार्य। वो पुरुष कितने, महिला कितनी, और सैनिक जो शायद स्वयं सेवक या कार्यकर्ता दल के सदस्य होंगे, उनकी संख्या पुरुष और महिला दोनों की। ठीक है, और अब गतिविधियों की बात जो आपने की, मतलब संगठन क्या क्या करता है, इसका हिसाब कैसे रखते हैं? देखिए, गतिविधियों की लिस्ट भी काफी लंबी है और इससे पता चलता है कि संगठन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक कामों में भी काफी एक्टिव है। जैसे कुछ उदाहरण? जैसे रिपोर्ट में पूछते हैं कि इस तिमाही में कितने धम्म दीक्षा प्रमाण पत्र दिए गए, बौद्ध धर्म में दीक्षा का सर्टिफिकेट। अच्छा। कितने शादी के सर्टिफिकेट जारी हुए, कितने लोगों को बौद्ध होने का सर्टिफिकेट दिया गया, फिर इलाके में बुद्ध विहार कितने हैं, उनमें से रजिस्टर्ड कितने हैं, कितनी संस्था के नाम पर हैं। और ये भी पूछते हैं कि कितने उपासिका शिविर लगे, महिलाओं के लिए जो ध्यान और सीखने के कैंप होते हैं, या श्रावक श्रामनेर शिविर पुरुषों और भिक्षुओं के लिए। साथ ही धम्म प्रवचन मालाएं कितनी चली, धम्म सम्मेलन कितने हुए, कार्यकर्ताओं के लिए चिंतन शिविर कितने हुए। अरे वाह, ये तो सच में बहुत कुछ कवर करता है। क्या इसमें कुछ खास सामाजिक पहले भी शामिल है? हाँ बिल्कुल, कुछ खास इनिशिएटिव्स की प्रोग्रेस पर भी जानकारी लेते हैं। जैसे क्या शाखा लेवल पर माता रमाई बचत समूह बना है, महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी के नाम पर। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या बौद्ध वधू वर सूचक मंडल यानी मैरिज ब्यूरो जैसा कुछ शुरू हुआ है? क्या बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर निःशुल्क सहायता एवं सलाह केंद्र चल रहा है? और एक बहुत जरूरी बात पूछते हैं, क्या कार्यकारिणी में मतलब कमेटी में जो धर्मांतरित बौद्ध हैं, उनको पद दिए गए हैं या नहीं? अच्छा, ये भी ट्रैक करते हैं। तो मतलब साफ है कि संगठन अपनी मुख्य धार्मिक एक्टिविटीज के साथ साथ जी समाज के जो दूसरे पहलू हैं, सामाजिक, आर्थिक, उन पर भी ध्यान दे रहा है और उसका रिकॉर्ड रख रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो लोग हो गए, गतिविधियां हो गई, अब इसके बाद क्या आता है रिपोर्ट में? अगला जरूरी हिस्सा है संपत्ति का, पॉइंट नंबर 43। संपत्ति, एसेट्स। हाँ, संगठन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी रिपोर्टिंग। जाहिर है इतना बड़ा संगठन है, देश भर में जमीन होगी, बिल्डिंग्स होंगी। हाँ, उनका हिसाब रखना तो जरूरी है। बिल्कुल, तो इसमें शाखाओं को बताना होता है कि संस्था के नाम पर जमीन कितनी है, क्या ऑफिस या विहार या महाविहार वो संस्था के नाम पर है या किराए पर है। और सबसे जरूरी, इन संपत्तियों की अभी की हालत क्या है, इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसी कंडीशन में है, वगैरह वगैरह। तो जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर जमीन तक हर चीज का ब्यौरा। जी हाँ। अब इसके बाद तो यकीनन पैसों का हिसाब किताब और एडमिनिस्ट्रेशन की बातें आती होंगी। अब बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। पॉइंट 44 से 49 तक ये पूरी तरह से फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग है। अच्छा। और यहाँ पारदर्शिता और नियमों के पालन पर जबरदस्त जोर है। कैसे, क्या सवाल होते हैं इसमें, कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, कई जरूरी सवाल हैं, जैसे क्या शाखा ने कैश बुक, लेजर बुक, रसीद बुक, पेमेंट वाउचर जैसी जो जरूरी स्टेशनरी है, वो सेंट्रल ऑफिस से ही खरीदी है या कहीं और से? अच्छा, सोर्सिंग भी कंट्रोल करते हैं। जी। फिर क्या सीनियर शाखा ने अपनी नीचे की शाखाओं को ये स्टेशनरी बांटी है? छोटे मोटे खर्चों के लिए पेटी कैश बुक रखते हैं या नहीं, और उसमें खर्च ठीक से लिखे जाते हैं या नहीं? अगर किसी शाखा ने दान की रसीद बुक मतलब धम्म दान पावती बुक खुद छपवाई है, तो क्या उसके लिए स्टेट या सेंट्रल ऑफिस से परमिशन ली है? अच्छा। मतलब प्रोसीजर का मानकीकरण यहाँ भी है। और खातों की जांच, ऑडिट का क्या? वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। शाखा को बताना होता है कि उसका ऑडिट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए से हुआ है या नहीं। और पिछली सीए ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी इस तिमाही रिपोर्ट के साथ लगानी ही लगानी है, अनिवार्य है। ओके। इसके अलावा शाखा का जो बैंक अकाउंट है उसकी पूरी डिटेल
बैंक का नाम, ब्रांच और तिमाही के आखिर में जैसे 30 सितंबर को अकाउंट में बैलेंस कितना था ये सब देना होता है। समझ गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव काम जैसे मीटिंग्स वगैरह का क्या? हाँ, वो भी पूछते हैं। रिपोर्ट में बताना होता है कि तिमाही में मंथली मीटिंग्स कितनी हुई, क्या एनुअल जनरल मीटिंग मतलब वार्षिक सर्वसाधारण सभा हुई, अगर हाँ तो किस तारीख को हुई, और आखिर में शाखा ने जो अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की है मतलब मान्य त्रैमासिक लेखा जोखा रिपोर्ट, उसको इस मेन रिपोर्ट के साथ अटैच करना कंपलसरी है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस फॉलो हो रहा है या नहीं, ये पक्का करने पर साफ जोर है। बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत ही डिटेल्ड सिस्टम है। अब ये जो 50 पॉइंट्स की लिस्ट है, इसका आखिरी हिस्सा क्या है? 50वां पॉइंट। आखिरी पॉइंट 50वां वो है शाखाओं ने जो यात्राएं करवाई मतलब पर्यटन या टूर्स, उनकी रिपोर्टिंग। पर्यटन मतलब ऑर्गेनाइज ट्रिप्स? इसमें क्या जानकारी देनी होती है? हाँ, अगर शाखा को एक ग्रुप टूर ऑर्गेनाइज करती है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या लोकल, अच्छा, तो उसका भी हिसाब देना है। जैसे तिमाही में कितने टूर करवाए, उनकी तारीखें क्या थी, कुल कितने लोग गए थे, संस्था की तरफ से कितने रिप्रेजेंटेटिव या गाइड साथ थे, हर व्यक्ति से कितना शुल्क या कंट्रीब्यूशन लिया गया, जिसे यहाँ वर्गणी कहा है। हाँ, वर्गणी। और सबसे जरूरी, टूर खत्म होने के बाद पैसा कितना बचा, मतलब बचत कितनी हुई। अरे वाह, मतलब यात्राओं से जो आमदनी और खर्च हुआ उसका भी पूरा हिसाब चाहिए। कमाल है जी। ये प्रक्रिया तो संगठन के हर एक पहलू को छू रही है। जाती है तो इस पर शाखा के 3 मुख्य लोग, अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष साइन करते हैं। अच्छा, तीनों के साइन? हाँ, फिर ये रिपोर्ट अपनी सीनियर शाखा को दी जाती है, जैसे तहसील शाखा अपनी जिला शाखा को देगी। एडवोकेट SS वानखेड़े ने कार्यशाला में इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाया था। क्या स्रोत में ये भी बताया गया है कि कार्यशाला खत्म कैसे हुई? हाँ, बताया है। जो टेक्निकल जिम्मेदारी थी वो महाराष्ट्र राज्य के सचिव श्री अशोक केसारे ने संभाली थी जी। और आखिर में उन्होंने ही सबका धन्यवाद किया और समापन से ठीक पहले केंद्रीय सचिव श्री BM कांबले ने पूरी बातचीत का एक छोटा सा सारांश रखा और फिर मीटिंग खत्म होने की घोषणा की। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमने जो ये पूरा ब्यौरा देखा उससे तो यही समझ आ रहा है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अपने इतने बड़े और फैले हुए नेटवर्क को ठीक से चलाने के लिए देश भर में जो हजारों गतिविधियां हो रही हैं उन पर नजर रखने के लिए, जी, पैसे कौड़ी के मामले में पूरी सफाई और जवाबदेही रखने के लिए और अपनी जमीन जायदाद का हिसाब रखने के लिए एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड, व्यवस्थित और नियमित मतलब हर 3 महीने पर होने वाली रिपोर्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। ये एक जटिल पर काफी सोच समझ कर बनाई गई व्यवस्था लगती है। और यहीं पर एक मतलब गहरा सवाल उठता है सोचने के लिए। हाँ। जरा सोचिए, गांव कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक हजारों शाखाएं हैं, हर जगह हालात अलग, साधन अलग, लोगों की क्षमताएं अलग। वहां इस तरह की सख्त और इतनी डिटेल्ड रिपोर्टिंग को जमीन पर लागू करने में क्या मुश्किलें आती होंगी? सही बात है, प्रैक्टिकल चैलेंज तो होंगी। हाँ। और दूसरी तरफ इसे कामयाबी से चलाने में क्या सफलताएं मिल रही होंगी। ये बात साफ दिखाती है कि एक इतना बड़ा आस्था पर आधारित सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन चलाने के लिए उसमें तालमेल, एक दिशा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट की जरूरत होती है। ये सोचने वाली बात है कि कागज पर बनी ये जो पूरी संरचना है ये असलियत में जमीन पर कैसे काम करती होगी और उसका असली असर क्या होता होगा।